अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना हाथ नीरव के कान के नीचे रखकर गाल को सहलाते हुए मोहब्बत और खुमारी से भरे अंदाज में कहा, शाह आपको पता है आप बहुत क्यूट हैं। शाह के गालों को दोनों जानिब से पकड़कर बच्चों की तरह खींचते हुए बोले, स्वीट माय वाई स्वीट माय फुट। मुझे कोई शौक नहीं है स्वीट बनने का। ये तो तुम्हारे डॉक्टर जो मुझ पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, इसकी वजह से ये मुझे मसनूई स्वीट बनना पड़ता है। एक बार मेरी जान के टोटे तुम ठीक हो जाओ, इसके बाद तुम्हें मैं अपना असली रंग वापस दिखाऊंगा। मीनब की बात पर इख्तियार शाह इख्तियार इसके पंखड़ियों पर झुका। आछी लब इसके नेचुरल पिंक पंखड़ियों पर रखते हुए पंखड़ियों को कैद में ले गया। शाह ने इसके पेट से दूरी बनाई हुई थी। आजकल शाह अपने बेलगाम जज्बातों को इसी तरह मीरव के पंखड़ियों से जामे मोहब्बत पीकर ही सुकून और पुरसरूर होता था। बाकी जज्बातों पर तो शाह ने खुद से हद बंदियां तैनात कर रखी थी। माही की सास ने इसका बहुत शानदार इस्तकबाल किया था। शिफा और आसिम शाह पीछे खड़े थे, जबकि अहमद और माही एक साथ दरवाजे पर ही इनको रोक लिया गया था। अहमद की माँ हाथ में दूध का गिलास और फूलों वाली प्लेट में रखे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। इनकी कोई रस्म थी कि जब बेटा और बहू घर आते हैं तो अपने बेटे और बहू को दूध पिलाई की रस्म करते हैं। ये इनकी खानदानी रस्म थी, पहले दूध माही को पिलाया और बाद में अहमद को। इनकी एक और रस्म थी कि जब बहू घर आती है तो इसको दहलीज पकड़ाई में सास एक मुबारक देते हुए रकम देती है। जब अहमद की माँ ने माही के हाथ में थमाते हुए मोहब्बत से इसका माथा चूमकर घर में इसका वेलकम किया। माही अपना इतना खूबसूरत वेलकम देखकर बहुत खुश थी, जबकि अहमद के दिमाग में ये सारी रस्में महक से जाकर जुड़ रही थी। इसके दिमाग में वो सारा वक्त घूम रहा था जब इसने ये सारी रस्में बड़ी खुशी से महक के साथ की थी। अब वही सब रस्में थी, वही इसकी अम्मी थी, वही अहमद था, मगर महक की जगह माही थी, जो फिलहाल अहमद के दिल में महक के खाने में कहीं फिट नहीं हो रही थी। घर में खुशी का समा था। शिफा माही को लेकर अहमद के रूम में जा चुकी थी। रूम को खूबसूरती से वेडिंग नाइट के लिए सजाया गया था। मेहरमा को माही की गोद में देखकर सब खुश थे। खुशी से बातें हो रही थी। माही भी बहुत खुश थी, मेहरमा को हमेशा के लिए अपना बना के। ये सच था कि माही ने ये शादी मेहरमा के लिए की थी। वो मेहरमा से बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। जबकि मेहरमा की यादों में खोया हुआ अहमद रूम से आहिस्ता से बाहर निकलकर ऊपर टेरेस पर आ गया। वो कुछ देर महक को खूबसूरत यादों के साथ गुजारना चाहता था। वो चाहकर भी अपने दिल में माही को महक वाला मकाम नहीं दे पा रहा था। अहमद बहुत देर टेरेस पर अकेला बैठा महक की यादों में खोया रहा। रात ज्यादा होने लगी। वो टेरेस से सीढ़ियां उतरता हुआ अपने रूम की जानिब आ गया। अपने दिल को समझा कर लाया था कि इस लड़की को इसके किसी जायज हक से महरूम नहीं रखेगा, मगर इन सब के लिए इसे अभी खुद को टाइम भी चाहिए था। वो जान चुका था कि इस लड़की ने भी मेहरमा के लिए शादी की है। वो अपना रूम का दरवाजा खोलकर अभी अंदर दाखिल हुआ था कि सामने गुस्से से तने हुए चेहरे से माही अपने दुल्हन के जोड़े को चेंज करके एक नॉर्मल सा प्लेन सूट पहने खड़ी थी। अहमद को कुछ समझ नहीं आया, मगर इसने सवाल करना भी जरूरी नहीं समझा। अपने कपड़े अलमारी से लेता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगा। मैंने अपनी शादी का जोड़ा चेंज कर लिया है। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। माही के गुस्से से भरी हुई आवाज सुनकर अहमद पलटकर खड़ा हो गया। जाहिर सी बात है आप अनकंफर्टेबल हो रही होंगी, इसलिए चेंज कर लिया। दो टोक सिंपल सा जवाब दिया, जी नहीं, मैंने गुस्से गुस्से में थी इसलिए चेंज किया। ओके ठीक है, वो कहता हुआ वापस जाने लगा। और गुस्से में क्यों हुआ आप पूछेंगे नहीं। वो बच्चों की तरह शायद कोई सवाल था जो अहमद से पूछना चाह रही थी, या किसी बात का गुस्सा था जिसको वो चाहती थी कि अहमद इससे पूछे। जी बताएं, आप गुस्से में हैं? क्यों आप गुस्से में? अहमद ने बिना तासुरात के सवाल किया। मुझे ये गुस्सा है कि आपकी दूसरी शादी थी, मगर मेरी तो पहली शादी थी ना। आपने मेरे बाबा से कहकर सिर्फ सिंपल निकाह करवा दिया। मेरी कितनी दोस्तें थी जिनको मैंने इनवाइट करना था, मेहंदी लगवानी थी, ढोल की बजवानी थी, फिर फूलों वाली चादर के नीचे मुझे स्टेज तक आना था, और कितने सारे मेरे ख्वाब थे, मगर आपने सादगी से निकाह कबूल कर सारा मेरा प्लान चौपट कर दिया। वो गुस्से से बोलती हुई इसके करीब आकर खड़ी हो गई।
माही, इसीलिए मैं तुमसे शादी से पहले एक मुलाकात करना चाहता था, ताकि हम दोनों आपस में बात कर सके। मगर तब आपने कहा कि आपको कोई एतराज नहीं है, और मेरे घर वालों ने भी यही रट लगाई हुई थी। तो प्लीज इस तरह तुम बातें मत करो। तुम क्या चाहती थी इसके इस उम्र में मैं बैंड बाजे के साथ सेहरा बांधकर तुम्हारे घर आता? जी, मैं तो यही चाहती थी कि आप बैंड बाजे के साथ मेरे घर बारात लेकर आते। और कहाँ लिखा है, जिसकी एक शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, वो दोबारा बैंड बाजे के साथ दुल्हा नहीं बन सकता। आंखों को घुमाती हुई माही बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करे। नफी में सर को हिलाते हुए अहमद लब मुस्कुराए थे, ये सोच कर के ये संभालेगी मुझे और मेरे घर को, जो खुद अभी जहनी तौर पर बच्ची है। देखिए, आप हंसे नहीं, मुझे पता है आपको मेरी बातें बेवकूफी वाली लगी हैं। अहमद को हंसते हुए देखकर माही बच्चों की तरह उंगली उठाकर बोली, मैं तो ऐसी ही हूँ, जो बात मेरे दिल में होती है मुझे लगता है कि वो सामने वाले को बतानी चाहिए। देखो माही, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो निकाह हो गया है, तो हम फजूल में इस मुद्दे पर बहस क्यों कर रहे हैं? कहाँ जा रही हो? अहमद की बात पर माही बेड से अपना दुपट्टा खींचकर गले में डालती हुई रूम का दरवाजा खोल रही थी। मेहरमा के पास इसके रूम में जा रही हूँ, क्योंकि मेहरमा ही है जो मेरी बात को समझ सकती है। वो गुस्से से बोलती हुई रूम से जा चुकी थी, जबकि अहमद नफी में सर को हिलाते हुए वॉशरूम में चला गया। ये सोचकर अहमद को हंसी आ रही थी कि वो मेहरमा की अकल को इसकी अकल पर तरजीह देते हुए जा चुकी है। मेरी जान ने अब कितने दिन मुझसे नाराज रहना है? किचन में खड़ी हुई सब्जियां काटती हुई मिराह की पुश्त पर अपना सीना लगाए, अपनी थोड़ी इसके कांधे पर टिकाए हुए बड़े प्यार से बोला। इस दिन फोन ना करने की वजह से मिराह अब तक अपनी नाराजगी शाहमीर से बरकरार रखे हुए थी। बीच में 2 दिन शाहमीर मिराह को मिरर के पास भी छोड़कर आ जाता था। इस दौरान भी काफी थकन हो जाती थी। ऊपर से काम का इतना बर्डन था कि शाहमीर को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। रात को जब थकन से बेहाल शाहमीर बिस्तर पर लेटता, तो इसे अपना होश नहीं रहता था, और मिराह अपनी नाराजगी जताने के लिए जानबूझकर खुद को घर के कामों में उलझाकर किचन तक महदूद रखे हुए थी। शाहमीर के सोने के बाद ही मोहतरमा तशरीफ रूम में आती, और सुबह शाहमीर के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वह उसको मना सके, और थोड़े से मनाने से मिराह ने मानना नहीं था। इस बात का शामिर को अच्छी तरह से पता था। सर पर मोहब्बत से चढ़ाई हुई बीवी को यह मान होता है कि इसे मना लिया जाएगा, इसकी जिद को भी पूरा कर दिया जाएगा। अब इसकी जिद थी कि इसे शामिर से नाराज होना था, और यह मान था कि शामिर इसे प्यार से मनाएगा, और इसका मान भला शामिर मलक कैसे तोड़ सकता था। इसलिए इसने संडे के दिन का इंतजार किया। आज हफ्ते की रात थी, वो सोचकर घर लौटा था कि आज इसे हर हाल में अपनी जान को मनाना है। घर के ऐसे अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, किचन से खटपट की आवाजें आ रही थी। किचन की मुलाजमा को वो बाहर के पोर्शन में कुछ काम करते हुए देख कर आया था। इसका मतलब था किचन में या तो अम्मी जान है या फिर मिरा। इसने झांक कर देखा तो मिरा बहुत मशगूल अंदाज में सब्जियां काट रही थी। शाहमीर इसके लब मुस्कुराए थे, अपनी प्यारी बीवी को इतनी मेहनत से सब्जियां काटते हुए देख। शाहमीर के आने का वक्त था। वो जानता था कि मोहतरमा इसलिए किचन में है क्योंकि वो शाहमीर का सामना नहीं करना चाहती थी। इसे क्या पता था कि आज इसका शौहर इसकी नाराजगी दूर करने का इरादा रखता था। अब ऐसे भी शाहमीर का इरादा था पूरा कैसे नहीं होता। वो दबे कदमों इसकी पुश्त पर जाकर खड़ा हुआ, इसके गिर्द बाहों का हिसार बनाते हुए अपनी ठोड़ी इसके कांधे पर टिका गया। वो बिल्कुल डरी या दुखी नहीं थी, क्योंकि वो अपने मीर के कदमों की चाप सुन चुकी थी। आपको कौन सा मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? सब्जियों पर छुरी से जुल्म ढाते हुए नाराजगी से भरी आवाज से कहा, तो मेरी जान मेरे बारे में ऐसा सोचती है। इसके गालों पर अपनी दाढ़ी वाले कार रब करते हुए इसे चुभन महसूस करवाते हुए कहा, मैं सिर्फ ऐसा सोचती नहीं, यही सच है। सब्जियों को तेजी से काटते हुए बिना तासुरात के कहा, क्या सच है और क्या नहीं, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले सब्जियां छोड़ो और चलो मेरे साथ। इन दोनों कलाइयों को थामते सब्जियां काटने से रोक चुका था। मैं खाना बना रही हूँ, अभी फारिग नहीं हूँ, जब हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। कलाइयों को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, अगर आराम से मेरे साथ चलोगी तो ठीक है, नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा, फिर तुम्हें ही दिक्कत होगी। सर गोशी में बोलते हुए गाल पर लब रखकर चूम लिया। ऐसे कैसे आप मुझे उठाकर ले जाएंगे? मैं आपसे नाराज हूँ, और मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिएगा। नाराजगी को बरकरार रखते हुए कलाइयों को छुड़वा कर सब्जियां फिर से काटने लगी थी। मेरी जान, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे अपना कुलिया ही आजमाना पड़ेगा, और तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए ही तो
लेकर जा रहा हूँ मेरी जान की। मीर ने नीचे झुककर झटक झटके से इसे अपनी गोद में उठा लिया। अब मिरहा के तोते उड़ गए थे। ये देख कर कि वो जो बोल रहा था इसने सच में वही कर देखा है। मीर काका क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, मुझे नीचे उतारे, वो लफ्जों को तोड़ती हुई घबरा कर बोल। तो देख ले, पहली बात कि तुमने मेरे पास और कुछ चारा नहीं छोड़ा, और दूसरी बात अगर कोई देख लेगा तो देख ले, अपनी बीवी को उठाकर ले जा रहा हूँ। और इसके खूबसूरत घबराए हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराता हुआ इसको किचन से अपने कमरे की जानिब ले जा रहा था, जबकि मेरा शर्म से लाल हुई शामिर को घूर घूर कर आंखें दिखाते हुए इशारे करेगी कि इसे नीचे उतार दे। ये तो शुक्र था कि इस वक्त राहदारी में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना मिरहा का तो शर्म से मरण ही हो जाना था। रूम के अंदर दाखिल होते ही शामिर ने पाँव की मदद से दरवाजा बंद कर दिया। मीर, आप मुझे नीचे उतारे। इतने दिन आपको ये याद नहीं आया कि आपको मुझे मनाना चाहिए था? अब मेरा मानने का कोई इरादा नहीं है। वो मीर को आंखें दिखाते हुए सख्त लहजे में से नीचे उतारने का बोल रही थी। तो ठीक है, तुम्हारा जो मूड है तुम अपने मूड के मुताबिक रहो, मैंने तुम्हें मनाना थोड़ी है, मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया है। मेरा जो मूड है मैं अपने मूड के मुताबिक अपना काम करता हूँ। और मेरा को बेड पर डालते ही इसके दोनों कलाइयों को जबरदस्ती ऊपर की जानिब पिन कर चुका था। मिरहा बच्चों की तरह इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचल रही थी। जितना मर्जी तड़प लो, मेरी कैद से नहीं निकल सकती मिरहा जानी, इसलिए फड़फड़ाना बंद, खुद को फजूल में मत थकाओ। वैसे भी जब तुम जब मुझसे मानना नहीं चाहती, नाराजगी खत्म नहीं करना चाहती, तो तुम अपनी नाराजगी को बरकरार रखो, मैं अपनी मोहब्बत को बरकरार रखूंगा। वो कहते हुए इससे के खूबसूरत चेहरे को लबों से लम्सों की बारिश करते जा रहा था, जबकि मिरहा गुस्से से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शामिर ने की मोहब्बत भरे लम्स पाकर इसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ रही थी। ऐसे ऐसे में मीर नाराजगी को बरकरार रखना मिरहा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और नाराजगी खत्म करके मानना वो भी चाहती नहीं थी। वो करे भी तो क्या करे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम तो मुझसे नाराज हो, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखो मेरी जान। तुम्हारा ये पिंकी चेहरा तुम्हारे दिल के सारे राज अफशा कर रहा है। मिरहा के शर्म से लाल पड़ते चेहरे को देखकर इसके अनाबी लब गनी मूंछों तले मुस्कुराए, और शामिर के लबों के नरम गरम लम्सों से महसूस करते हुए अपने अंदर के जज्बातों को चेहरे पर आने से रोक नहीं पा रही थी। आप मेरे हाथ छोड़े। वो अपने अंदर के जज्बातों को जाहिर होता देख अपने हाथों को छुड़वाने के लिए बेजान कोशिश रखे हुई थी। हाँ तो फिलहाल नहीं छोड़ूंगा, वो इसकी पंखुड़ियों पर लब रखते हुए कैद में लेना चाहता था कि मिरहा ने शामिर के निचले होंठ को दांतों में दबा लिया। शामिर हैरान था कि मिरहा ऐसा भी कुछ कर सकती है, मगर अब चाहकर भी वो मिरहा को किस तो नहीं कर सकता था। वो अपने पंखुड़ियों और दांतों के बीच में इसके निचले होंठ के किनारे को दबाए हुई थी। एसीपी साहब को लेने के देने पड़ गए थे। अब वो मिरहा के रहमो करम पर खुद को छोड़े इसके ऊपर लेटा था, दांतों के चमन से अपने नरम होंठ के किनारे पर महसूस करते हुए मिरहा का हाथ छूट चुका था। अब बताएं, अब मजा आया अपनी एसीपी को? कुछ लम्हों के लिए बस बेबस करके बहुत खुशी महसूस कर रही थी। हाँ बहुत मजा आया, और अब जो मैं करूंगा इससे भी तुम्हें मजा आएगा। अब तुमने चिल्लाना नहीं है, जिस बहादुरी से मुझे करवाया है, इसी बहादुरी से मेरी मोहब्बत को भी महसूस करना। शाहमीर ने हाथ इसके दिल वाले मकाम पर रखते हुए सख्ती दिखाई, तो मिरहा की सिसकी तेजी से उतरी थी, जिसको शाहमीर अपने लबों से रोक चुका था। मिरहा को अपनी गलती महंगी पड़ गई। शाहमीर इसे हर तरफ से बेबस करता हुआ सांसों के लिए मजबूर कर रहा था। इस पर घटा बनकर छाया, इसे अपनी शिद्दतों में तोड़ता हुआ मोहब्बत की बारिशों से भिगो रहा था। कहाँ थी वो नाराजगी जो मिरहा इसे जताना चाहती थी? वो तो इसे अपनी मोहब्बत की आंधी मैं तूफान की तरह उड़ाता ले जा रहा था। रूम में सिर्फ मिरहा की सिसकियां और शामिर की तेज सांसों की आवाज आ रही थी। ऐसी होती है एक खूबसूरत जोड़े की मोहब्बत, जो पल में एक दूसरे की कुर्बत को पाते ही नाराजगी की हर दीवार को तोड़कर एक दूसरे की कुर्बत में सिमट जाते हैं। जैसे शामिर और मिरहा इस वक्त एक दूसरे के सीने से लिपटे हुए थे। आज मानूर की रुखसती थी, घर में खुशी का माहौल था। चौधरी पूनम और बिया भाई की भी आपस में सुलह करवा रहे थे। सब रस्मों के बाद अब वो वक्त आ चुका था जब मानूर को अपने मायके से भीगी पलकों और दुआओं के साथ रुखसत किया जा रहा था। महानूर अपने भाई के गले लगकर बहुत रोई थी। आखिर वो अपने लाला की चहेती और लाडली बहन थी। प्यार बहुत प्यारा वक्त
गुजारा था इसने अपने मायके में। चौधरी साहब और इसकी बीवी अपनी बेटी को प्यार देते हुए फूलों से सजी गाड़ी में बिठा चुके थे। आज से महानूर की जिंदगी का नया सफर, नया दौर शुरू हो चुका था। मायके की लाडली महानूर अब जाकर अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालेगी। साईं, आपके लिए कुछ लाऊं? सारे दिन की भागदौड़ के बाद अब महानूर को रुखसत करके बिया अपने रूम में आई तो खुर्रम चौधरी से चाय का पूछ रही थी। वो अब तक इसी खूबसूरत ड्रेस में मलबूस थी जो इसने मानूर की रुखसती के लिए पहनी थी। पीच कलर की कुर्ती के साथ सेम कलर का प्लाजो पहन रखा था, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत धागे और मोतियों का काम किया हुआ था। कानों में बड़े बड़े खूबसूरत झुमके पहने हुए थे। बालों का बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाकर लटें निकाली हुई थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। सूट के साथ का मैचिंग पीच से कलर का मेकअप कर रखा था। वो बेहद हसीन लग रही थी। आज सुबह से पता नहीं कितनी बार चौधरी खुर्रम की नजरें बिया पर जाकर रुकी थी, मगर वो अपनी बहन की रुखसती की तैयारियों में इतना मसरूफ था कि वो इसकी खूबसूरती की तारीफ ही नहीं कर सका। साईं कहाँ खो गए? मैंने कहा आपके लिए चाय ला दूं? बिया अपने हाथों से चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग पर रखते हुए दोबारा बोली। चौधरी खुर्रम की तो खूबसूरती चौधरी खुर्रम तो इसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। बिया की आवाज पर होश की दुनिया में पलटा तो बेड से उठता हुआ इसकी पुश्त पर आन खड़ा हुआ। चाय नहीं चाहिए। सामने मिरर में इसके सरापे को गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराया। तुम मेरे करीब आओ, सुबह से तुम्हारे हुस्न ने चौधरी को दीवाना कर रखा है। चौधरी की आवारा नजरें बार बार तेरे हुस्न पर जाकर रुक रही थी। इस वक्त मैं मजबूर था तेरे हुस्न की तारीफ नहीं कर सका। पहले तेरे हुस्न की अच्छे से तारीफ कर लूं, इसके बाद चाय के बारे में भी सोच लिया जाएगा। बिया को घुमा के इसके कमर में हाथ डालता हुआ ऊपर उठा चुका था। ऊपर उठाने से बिया का दिल वाला मकाम साईं के चेहरे के मुकाबिल आ गया। बिया साईं की गर्दन में हाथ डाले हुए अपना तवाज़ुन बरकरार बनाए हुए थे। चौधरी ने अपने लब बिया के दिल वाले मकाम पर रखते हुए जोरदार बोसा लिया। बिया के लब मुस्कुराए थे। चौधरी का यह अंदाज बिया के लिए नया नहीं था। इसका साईं ऐसा ही था। जब इसके मुंह तोड़ जज्बात जोर आवर होते तो वह इसी तरह बिया की जान को पहले लम्स से ही सूली पर लटका देता था। बिया को इसी तरह से ऊपर उठाए हुए बेड पर लेकर आया। खुद बेड पर लेटते हुए बिया को खुद के ऊपर झुकाते हुए लिटाया। दोनों की टांगे बेड से लटक रही थी। चलो बताएं, कितनी तारीफ कर सकते हैं मेरी? कितनी प्यारी लग रही थी मैं। बिया ने तजस्सुस भरी नजरों से अपने साईं के प्यारे से चेहरे को देखकर कहा। ठंड रख साईं की जान, बहुत सारी तारीफ करूंगा। तो जानती है तेरे साईं की तारीफ करने का अंदाज अलग है। अब तो मेरी कितनी तारीफ बर्दाश्त कर सकती है ये तो तुझ पर मुनहसर है। वो शरारती लबों से मस्करा सा बनकर मुस्कुराया। मेरे बर्दाश्त करने या ना करने से क्या होता है? साईं होता तो वही है जो मेरा साईं चाहता है। और कौन सा, अगर मैं कहूंगी कि आप मेरी तारीफ में थोड़ी कमी रखना तो आप मेरा कहना मान जाना है। साईं के गाल पर अपना नाजुक हाथ रखते हुए रफ करते हुए बोली थी। बिया भी तो दीवानी थी अपने साईं की मोहब्बत की। साईं की मोहब्बत थी तो बहुत सख्त। अपनी शिद्दतों से बिया की जान तक निकाल लेता था। मगर बिया खुश थी अपने साईं की मोहब्बत में इतनी शिद्दतों को बर्दाश्त करके। अब भी अपने अंजाम से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। साईं का बहका हुआ अंदाज इसे बता रहा था कि आज रात भी बिया पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मगर ये कोई नई बात नहीं थी। ये तो उसके साईं का तकरीबन रोज का मामूल था। महीने में कुछ दिन ही ऐसे आते थे जब साईं मजबूरी के तहत बिया से दूर होता या फिर साईं को कोई काम के सिलसिले में कहीं दूसरे शहर जाना पड़ता। इसी सूरत में बिया को आजादी नसीब होती थी, वरना तो हर रात बिया के लिए इतनी ही मुश्किल होती थी जितनी इस वक्त होने वाली थी। वो करवट लेता हुआ बिया के ऊपर आ चुका था। बिया की पंखुड़ियों पर लब रखते हुए लबों की नमी पीने लगा। बिया के हाथ बिया के सरापे पे सरकते जा रहे थे। अपने खूबसूरत और पसंदीदा रानाइयों पर साईं के हाथ ज्यादा सख्ती दिखाते तो बिया सिसक उठती। साईं अपनी सख्तियां दिखाकर इस वक्त भी अपने हमेशा वाले अंदाज से सिसकने पर मजबूर कर रहा था। साईं के हाथों की सख्ती इसके सरापे की खूबसूरती रानाइयों को छूते हुए इसकी जान को मुश्किल किए हुए थे। वो झुका हुआ इसके वजूद की खूबसूरत रानाइयों को चूम रहा था। साईं के गरम गरम लबों के लम्स बिया को तड़पने पर मजबूर कर रहे थे। बिया सिसकियां भरते हुए अपने हाथ साईं के कांधों पर रखे हुए सख्ती से पकड़े हुए थी। बिया को पूरी तरह से साईं के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। जब घर से जाते तो बीवी से दुआएं लेकर जाते। आपको इतना भी नहीं पता
احمد جو تیار ہو کر مہرما کے روم میں اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسے چپ کر کے جاتے دیکھ ماہی نے خود سے بات شروع کر دی۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ گھر سے جاتے ہوئے اپنی ماں سے دعائیں لینی چاہیے۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کے بعد سے ماں کے بعد بیوی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دعائیں دے۔ وہ مہرما کو کپڑے پہناتی ہوئی احمد کی جانب دیکھ کر بول رہی تھی، اوکے دے دو پھر دعائیں۔ پھر وہ لبوں میں مسکراتے ہوئے واپس مہرما اور اس کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ ماہی کے آنے سے احمد کی زندگی میں ایک خاص فرق پڑا تھا، وہ یہ کہ ماہی اپنی بچگانہ اور بیتوکی باتوں سے اکثر احمد کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی، اور ماہی کی مہرما کے لیے پیور محبت دیکھ کر احمد کی طرف سے بالکل بے فکر ہو چکا تھا۔ اور احمد کی والدہ بھی ماہی کے ساتھ بہت خوش نظر آتی تھی۔ آج ان کے نکاح کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج شفا اور عاصم شاہ واپس لاہور اپنے گھر جا رہے تھے۔ عاصم شاہ اپنے ٹرانسفر پیپر لے کر آیا تھا اور رومان شاہ اور مرحا وغیرہ سب سے ملنے کے بعد آج رات کی فلائٹ سے وہ لوگ لاہور جا رہے تھے۔ احمد کی آج کوئی خاص میٹنگ تھی جس کے لیے اسے تھوڑی دیر کے لیے آفس جانا پڑ رہا تھا۔ مہرما سے مل کر وہ جلدی سے آفس کے لیے نکل رہا تھا جب اسے بیوی سے دعائیں لینے کے بارے میں فضیلت بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، خیریت سے جائیں اور خیریت سے گھر واپس آئیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دماغ دے جس سے آپ سوچیں کہ بیوی کے باتیں کرنے سے بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ وہ دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ اپنا مدعا بھی اسے سمجھا گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا ہوا، جی میرے پاس دماغ ہے اور وہ کافی اچھا سوچتا ہے، بس تھوڑا کام میں مصروف ہوں، اس کے بعد آپ سے باتیں کر کے آپ کی تمام شکایتیں دور کر دوں گا۔ اس کی جائز شکایت سن کر لمبی سانس کھینچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے مہرما، جب یہ کہہ رہی ہے ہمیں باتیں کریں گے اور ہمیں ٹائم دیں گے تو میرے خیال سے ہمیں بھی بات رفع دفع کر دینی چاہیے۔ وہ مہرما کو گود میں اٹھائے ہوئے اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے احمد کو جتا رہی تھی کہ اب اسے اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ، آپ کا بھی اور آپ کی بیٹی مہرما کا بھی۔ ماہی نے چہرہ اٹھا کر احمد کی جانب دیکھا۔ مہرما کو اس کی بیٹی کہنا ماہی کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے دل نے ایک محبت بھری بیٹ مس کی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ مہرما تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ ماہی کو یوں ٹکٹکی باندھے ہوئے خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے احمد نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مہرما کو میری بیٹی کہا۔ مہرما کو اپنے سینے میں میچتے ہوئے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی سی بات پر اتنا خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑی۔ پلیز رو مت ورنہ تمہاری بیٹی کو لگے گا کہ اس میں میرا قصور ہے۔ اس کی چھوٹی سی ماما کو ٹائم نہیں دے رہا، شاید وہ اس لیے رو رہی ہے۔ وہ جاتے بول کر نکل گیا، اسے دیر ہو رہی تھی۔ دیکھا مہرما، بس بولنے کی دیر تھی، تمہارے پاپا کیسے 9-2-11 ہو گئے۔ ویسے ایک طرح سے تو اچھا ہے، ڈرتے ہیں ہم دونوں سے۔ وہ مہرما کے ساتھ بچی بنی ہوئی مہرما کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بول رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جسے وہ جا چکا سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دروازے کے باہر ہی رکا تھا۔ اس کی بچکانہ باتوں کو سنتے ہوئے وہ مسکرا کر چلا گیا۔ شاہ، میرب کی درد بھری چیخ اس کے شاہ کی گہری نیند میں ہڑبڑا ہو کر اٹھا۔ میرب کیا ہوا ہے؟ رومان شاہ کچھ دیر پہلے ہی اسٹڈی روم سے آفس کا کام ختم کر کے لیٹا تھا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں سویا میرب کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی سماعت سے میرب کی درد بھری چیخ ٹکرائی۔ شاہ، مجھ سے بہت درد ہو رہا ہے، شاہ پلیز میں مر جاؤں گی۔ میرب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے درد سے تڑپ رہی تھی۔ میرب کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر شاہ کا دل بند ہونے لگا تھا۔ میری جان ایسا نہیں بولنا، میری جان بس کچھ دیر صبر رکھو، میں ابھی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ میرب کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھی، تکلیف شدید شاید اس کے برداشت سے کہیں زیادہ تھی۔ رومان شاہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا موبائل جلدی سے اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر کا نمبر گھمایا۔ میرب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے درد سے تڑپ رہی تھی اور رومان شاہ اس کے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندوں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے اس کو تکلیف میں بے بسی دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر، ایمرجنسی ہے، میں میرب کو لے کر پہنچ رہا ہوں، آپ تیار رہنا، میرب کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے۔ رومان شاہ نے بنا ڈاکٹر کی بات سنے اپنی بات سنا کر فون بند کر دیا۔ میرب کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر وہ گاڑی میں ڈالتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف نکلا۔ ساتھ میں زکیہ تھی، اس میں گاڑی چلانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا۔ میرب کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا۔ میرب کو اس وقت اتنی تکلیف تھی کہ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ تکلیف میرب کو تھی مگر جان رومان شاہ کی نکل رہی تھی۔ وہ درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ شاہ کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے وہ ایک دم سے درد سے تڑپ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ پلیز مجھے بچا لیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔
शाह इसके दर्द में मैं मर जाऊंगी। और शाह के सीने में दर्द की शिद्दत से हाथों से मुक्के मारते हुए रो रही थी। शाह के सीने पर मीरव के आंसू गिर रहे थे। वो आंसू शाह के सीने पर नहीं, शाह के दिल पर गिर रहे थे। मीरब मेरी जान, सब्र रखो, अपने मुंह से ऐसे अल्फाज मत निकालो। अल्लाह ताला तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे। वो बिना जकिया और ड्राइवर की परवाह किए मीरब को अपने बाजुओं के मजबूत हिसाब लिए अपने सीने से लगा रखा था। रोमान शाह के पहुंचने से पहले डॉक्टर ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। वो पहले दिन से मीरब का केस हैंडल कर रही थी। इस वक्त जहनी तौर पर तैयार थी कि मीरब के साथ ये हादसा भी हो सकता है। हालांकि डॉक्टर डॉक्टर की सोच कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुके थे। मीरा को अल्ट्रासाउंड के लिए रूम में लिटाया गया। मीरा रोमांचा का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मीरा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वो दर्द से तड़पने के साथ साथ गनौदगी में जा रही थी। डॉक्टर, इसको क्या हो रहा है? ये आंखें क्यों बंद कर रही है? रोमांचा चिल्लाते हुए मीरव के गाल को थपथपा रहा था। नाजरीन डॉक्टर की जानिब मरकूज थी। डॉक्टर मीरव के पेट पर अल्ट्रासाउंड करते हुए घबराहट ज़दा चेहरे से नजर स्क्रीन पर जमाए हुए थे। सर प्लीज आप खुद को हर हालात के लिए तैयार रखें। कंडीशन मेरी सोच से ज्यादा खराब है। अल्लाह ताला से दुआ करे कि सब बेहतर हो। वैसे भी इनका 7वां मंथ चल रहा है, मगर बच्चे की डिलीवरी करवाना जरूरी है। अब बच्चा माँ के पेट से बाहर आकर खुद को कितना इस माहौल में रिकवर कर सकता है, ये तो बाद में पता चलेगा। मगर फिलहाल तो मीरव के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के बायस मीरव को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। ऊपर से इनका बीपी भी बहुत ज्यादा शूट कर रहा है। आप सब इसके लिए बहुत सी दुआएं करें। नर्स ऑपरेशन थिएटर में इनको लेकर आए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन को मीरव के पेट से हटाते हुए रुमान शाह से कहकर ऑपरेशन थिएटर की जाने जल्दी जल्दी जा रही थी। मीरव को जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी किया जा रहा था। वो नींद बेहोशी में जा चुकी थी। वो रुमान शाह को खुद को पूरी तरह से मरता हुआ महसूस कर रहा था। वो पूरी तरह से बेहोश हुई थी तो हाथ रुमान शाह के हाथ से छूटकर स्ट्रेचर से लटक गया। मीरब बेख्तियार रोमांचा के मुंह से चीख निकली थी। सर सर प्लीज हौसला रखें। ये सिर्फ बेहोश हुई है। जिस तरह इनकी कंडीशन है, ऐसी सूरत में इनका बेहोश होना एक आम सी बात है। डॉक्टर ने मीरब को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने को कहा और रोमांचा के सामने डॉक्यूमेंट्स रखे, जिनको पढ़ते हुए रोमांचा को साइन करने को कहा, जिन पर साफ साफ लिखा था कि मीरब की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मगर मीरब की और बच्चे की जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है। फीसद चांसेस में मीरब की जान जा सकती थी। सिर्फ 10% पर मीरब 90% की जिंदगी टिकी थी। और रोमान शाह की सांसें। रोमान शाह को ऑपरेशन थिएटर से बाहर रुकने के लिए कहा था। रोमान शाह बेबसी से देख रहा था जब मीरब को बेहोशी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया गया। इसके ऑपरेशन थिएटर में जलने वाले पूल लाइटों का इसके ऑपरेशन थिएटर में जलने वाले पूल लाइटों का पैनल्स देखकर गिरा दिया बैनर गिरा दिया। ब्लड ब्लड प्रेशर चेक करने वाली स्क्रीन को ऑन कर दिया गया। फोन की ड्रिप लगा दी गई। दूसरी तरफ ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ा दी गई थी। डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन तोड़कर ड्रिप्स के अंदर डाल रहे थे। मीरत को मसनूई ऑक्सीजन पर डाल दिया गया था। वो बेहोश थी, बेखबर हो चुकी थी दुनियादारी से। मगर रोमान शाह पल पल मर रहा था। रोमान शाह बार बार अपने दिल वाले मकाम पर हाथ रखकर मसल रहा था। इसको सांस नहीं आ रही थी। वो मुंह खोल खोल कर लंबी लंबी सांसें खींचते हुए खुद को सांस दिलाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर शाहजेब और हुमा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। रोमान शाह की आज फिर वही हालत थी जो उसकी अम्मी जान की दुनिया से जाने से पहले थी। रोमान शाह की आंखों में वही मंजर था। इसमें साकत नहीं थी और वो कोई सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखता था। इतना सख्त दिल रोमान शाह शाहजेब के सीने से लगा रो रहा था। रोमान शाह की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। इसकी खूबसूरत आंखों में लाल कलर के डोरे उभरे हुए। शाहजेब के पास अल्फाज नहीं थे रोमान शाह को दिलासा देने के लिए। वो रोमान शाह की पीठ सहलाते हुए बिना किसी आवाज के दिलासे दे रहा था। डॉक्टर शाहजेब खुद को एक डॉक्टर था। मीरव की इस वक्त जो कंडीशन थी वो मीरव के डॉक्टर को हुमा क्लियर बता चुकी थी। ऐसे में वो रुमान शाह को क्या दिलासा देता। रुमान शाह ने जेब से फोन निकालते हुए शाहमीर का नंबर डायल किया। शाहमीर, मलक कहाँ हो तुम? मेरी मीरब को सांस नहीं आ रही। मेरी मीरब बेहोश हो गई है। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। रुमान शाह ने शाहमीर को फोन करते आंसुओं से अटकते हुए लहजे में कहा। इससे आगे रुमान शाह के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फोन शाहजेब थाम चुका था। बाकी की बात इसने शाहमीर को बताई। रुमान शाह के ने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर
अपने आंसुओं को गले में दबाने की पूरी कोशिश की थी। मर्द था तो अपने आंसू किसी को दिखाना भी अपनी मर्दानगी की तौहीन समझता था, मगर आंसू थे कि पलकों की बाढ़ को तोड़ तोड़ कर बाहर आ रही। वो सिर्फ लड़की नहीं थी, वो जान थी रोमांचा की। रोमांचा की हर धड़कन पर मीरब रोमांचा का नाम लिखा था। रोमांचा की सुबह से की खूबसूरती थी मीरब। रोमांचा की रातों की खूबसूरत चांदनी थी मीरब। रोमांचा के घर की रौनक थी मीरब। रोमांचा के रूम में जगमगाता रोशन सितारा थी। मीरब रोमांचा को मीरब की जिंदगी चाहिए थी। रोमांचा को औलाद की कोई चाहत नहीं थी। रोमांचा अगर इस वक्त रोमांचा का इस वक्त बस चलता, अगर एक बार डॉक्टर कहती कि रोमांचा तुम अपनी सांसें मीरब के से जोड़ दो तो तुम्हारी मीरब बच जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, तो कसम से रोमांचा एक लम्हा सोचे बगैर अपनी सांसें अपनी मीरब के साथ जोड़कर अपनी मीरब को होश में ले आता। मीरब को बेसुध हाल में बेहोश जिस हालत में इसने ऑपरेशन थिएटर से के अंदर भेजा था, वो लम्हा कयामत से कम नहीं था। शाहमीर मलक अपनी जान से प्यारी इकलौती बहन का सुनते ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था। मीरब के वालिदैन भी आ गए थे। मिरहा भी बहुत परेशान थे मीरब को इस हालत में देखकर। सब दुआएं कर रहे थे। इस वक्त किसी के बस में कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही थी जो मीरब को जिंदगी बख्श सकती थी। डॉक्टर अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। रोमांचा एक कोने में जाए नमाज डाले हुए सजदा जेर था। पिछले आधे घंटे से वो सजदे में सर को डाले हुए आंसू से जाए नमाज को भिगो रहा था। वो अपने रब के सामने सजदा जेर होकर अपनी मीरब की जिंदगी मांग रहा था। इसके बदले इसे दुनिया का हर गम मंजूर था, यहाँ तक कि इसे अपनी औलाद की जिंदगी के बदले भी सिर्फ मीरब की जिंदगी चाहिए थी। अपनी जिंदगी के बदले भी सिर्फ मीरब की जिंदगी चाहिए थी। मीरब रोमान शाह की जिंदगी में क्या अहमियत रखती थी ये तो खुद रोमान शाह भी नहीं जानता था। मगर जब जब मीरब ऐसी कंडीशन में गई, वह रोमान शाह को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ, जिससे ये होता था कि मीरब रोमान शाह के दिल की धड़कन थी। तकरीबन 1 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। रोमान शाह सजदे में गिरा अपने रब से के रूबरू था। शाह ने अपने कांधे पर किसी का हाथ महसूस किया। इसकी समात में शाहमीर मलक की हल्की सी आवाज टकराई। रोमान शाह ने सजदे से सर उठाया। आंसू गालों से फिसलकर इसके बियर्ड को भिगो चुके थे। सजदे वाली जगह आंसू से गीली हो चुकी थी। रोमान शाह शामिर की जानिब देखना नहीं चाहता था। वह आंखें बंद किए सांस रोके हुए था। शाहमीर ने जाए नमाज पर आंखें बंद किए सांस रोके हुए रोमान शाह के कांधे पर हाथ रखा। रोमान शाह हिम्मत और हौसले से काम लो। अगर ये ऐसे सब्र का दामन छोड़ दोगे तो ऐसे मासूम जान को तुम नहीं संभाल पाओगे, जिसका वजूद दुनिया में लाने के लिए तुम्हारी मीरब अपनी जान पर खेल गई। शाहमीर के अल्फाज रोमान शाह के कानों में तेज धार खंजर की तरह लगे थे। शाहमीर के अल्फाज सुनकर रोमान शाह के सुनने और समझने की कुव्वत कहीं खत्म हो गई थी। चलिए जी, बाकी का एपिसोड नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।